हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 18 जो कि है वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर दिया था एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जिसे आप सबने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम उसके सोल्यूशंस को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट आपको बतानी है इनमें से करेक्ट कौन सी है। पहला बोला है कि नो ग्राउंड हैज़ बिन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यस, ये करेक्ट है। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट में देखा था कि वहाँ पे वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन था, बट कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी डेफिनेशन क्या है वो मेंशन नहीं थी। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में आप देखोगे तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस बेसिस पर उनका रिमूवल किया जाएगा। सेकेंड बोला है, नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 21 डेज एडवांस नोटिस हैज़ बिन गिवन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 21 डेज़ नहीं होती, यहाँ पे 40 डेज़ को मेंशन कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपसे करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ ओनली वन। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ पे है असर्शन कि ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब भी वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं या फिर उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं तो उस दौरान वो कंटिन्यू कर सकते हैं उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं किसेटेड एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो आपके राज्यसभा है उसके चेयरमैन भी बने रहेंगे और साथ साथ प्रेसिडेंट के काम भी करते रहेंगे। क्या पॉसिबल है? नो। तो आंसर हो जाएगा गलत, बिकॉज ऑल्दो उनका मेन फंक्शन क्या है कि उन्हें चेयर करना है, एज अ चेयरमैन की तरह काम करना है राज्यसभा में। ठीक है, बट जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है या फिर किसी कारणवश एब्सेंट हैं तो उस दौरान जब भी वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो उन्हें राज्यसभा की चेयरमैनशिप का जो भी ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। बात देखते हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। येस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहला बोला जा रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो ये सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। येस, ये भी करेक्ट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 month, तो आपको याद रखना है सिर्फ 6 month का टाइम दिया है, तब भी 6 मंथ के अंदर जो भी है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाए जाते हैं, फिर न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 6 महीने तक ही वाइस प्रेसिडेंट बन के काम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, सी। डी भी पर चेक कर लेते हैं जहाँ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू लुक इनटू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। येस, और जो भी इनका डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होता है, सभी पे बाइंडिंग होता है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का सी, सॉरी। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने तक ही अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट बन के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जहाँ बोला गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज इम्पीचमेंट किसका होता है? हमारे प्रेसिडेंट का। बी, रेजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद अ 2/3 मेजॉरिटी। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा इस तरह का रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती, किसके पास पावर होती है? राज्यसभा के पास सिर्फ। ठीक है, तो सेकंड बी भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, रेजोल्यूशन पास्ड विद अ 2/3 मेजॉरिटी ना जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होता, ये भी गलत है। डी है रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा। यस, सिर्फ राज्यसभा ही रेजोल्यूशन को पास कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ एंड एग्रीड बाय मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देन एक बार राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, देन उसके बाद लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा से पास हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ बोला गया सेशन अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी अगर आप जिस भी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठना है तो एक क्वालिफिकेशन ये भी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, अगर हमने प्रेसिडेंट के देखा तो प्रेसिडेंट में क्या होता है, किसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है किसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रीज़न देखते हैं, बोला गया है द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये भी आपका सही है। तो बोथ ए एंड आर सही है, इंडिविजुअली ट्रू है और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एम, तो आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पता होगा कोई भी कैंडिडेट अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बेसिकली लड़ता है तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में मतलब उसका इलेक्शन किया जाता है, बट वो चेयर, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? राज्यसभा को चेयर करना। ठीक है, बट ज़रूर नहीं है कि पार्लियामेंट का मेंबर हो। ठीक है, तो ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये चीज़ ज़रूर नहीं होती। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपकी तीनों पॉइंट्स एलिमिनेट हो सकते हैं, जैसे ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी एंड आपका सी बचेगा सेकंड एंड थर्ड। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, बोला गया है ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। येस, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो एक बार वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? पहला मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखना
सिर्फ इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो बी गलत हो जाएगा। सी है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने देखा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बिकॉज प्रेसिडेंट की इलेक्शन में स्टेट असेंबली की जरूरत इसलिए होती है बिकॉज वो सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमारा राज्यसभा है उसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उनका मेन रोल जो होता है राज्यसभा को चेयर करना होता है, उन्हें सेंटर और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता इलेक्टोरल कॉलेज में। तो सी भी आपका गलत हो गया। डी देखते हैं कि मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव भी गलत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इस मेंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स भी आ जाएंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जहाँ बोला गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन। किसका रेजिग्नेशन दे सकती है, तो ये सिंपल था, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ ए काउंसिल, एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाता है, एग्रीड बाय द हाउस ऑफ पीपल, यानी उसके बाद लोकसभा से एग्री किया जाता है। ठीक है, तो सही है चेक स्टेटमेंट। सेकंड बोला है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। यानी कि अगर जो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में कैंडिडेट बैठा उसका टर्म 5 साल का होता है, तो 5 साल मान लो कंप्लीट होने वाले हैं जून 2022 में मान लो, और अभी चल रहा है कौन सा महीना, मार्च में। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि मार्च और जून में जो भी टाइम पीरियड है उसी टाइम के अंदर आपको जल्दी से न्यू वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने ज़रूरी है, सो दैट जैसे इनका टर्म खत्म हो जाए तो उस समय न्यू वाइस प्रेसिडेंट उस समय प्रेजेंट हो, सो दैट कि जो भी वैकेंसी क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये बोला जाता है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है द वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट withstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office। यानी कि अगर मान लो कुछ कारणवश इलेक्शन करने में डिले हो रहा है, तो जब तक सक्सेसर उनके नहीं आ जाते ऑफिस में तब तक वो परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट और करेक्ट पूछिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया कि पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। यस, ये करेक्ट है। सेकंड बोला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी अमोलमेंट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है बेसिकली सही है। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ वाइस प्रेसिडेंट की उनकी क्या अमोलमेंट्स होने चाहिए थे वो चीज़ मेंशन नहीं कर रखी है, बट आपको देखने को मिलेगा कि वो जो सैलरी लेते हैं वो एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा, उसके बिहाफ में जो भी सैलरी मिलती है एक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को जो मिलनी चाहिए वो सैलरी उन्हें मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि पार्लियामेंट जो है जो भी सैलरी होती है उसको बढ़ा या घटा सकती है। 2018 में हमने देखने को मिला था कि जो चेयरमैन की सैलरी है पहले जो 1.25 लाख होती थी उससे इंक्रीज़ करके 4 लाख पर मंथ कर दी गई है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमने अपने MCQs को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मेन सी क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पहला बोला गया था कि हाउ इज़ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन लाइन डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ इंडिया एंड यूएसए वाइस प्रेसिडेंट। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो एक तरफ प्रेसिडेंट है और दूसरी तरफ आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा, दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है इम्पीचमेंट प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनका इम्पीचमेंट किया जाता है अगर उन्होंने कोई भी वॉयलेशन किया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिकॉज जब भी वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो उन्हें ओथ लेनी पड़ती है कि उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को बेसिकली हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। तो क्योंकि वो एक डिफेंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से काम करके इसको चले। बट किसी वजह से अगर वो वॉयलेशन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो उस बेसिस पे उनको इम्पीचमेंट किया जा सकता है। बट मेन चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मीनिंग है इस फ्रेज़ का वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंशन नहीं है। ठीक है, अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस कौन इनिशिएट कर सकता है? इनिशिएशन की अगर बात करें तो कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी उसको इनिशिएट कर सकता है। इनिशिएट करने के लिए जो पहले साइन लगेंगे तो 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि अगर आप लोकसभा के कहते हो तो लोकसभा की जो भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसका 1/4 मेंबर उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में साइन करेंगे। या फिर अगर राज्यसभा से इनिशिएट करता है तो राज्यसभा के जो भी अभी समय स्ट्रेंथ है उसका 1/4 मेंबर्स जो है उसको साइन करेंगे। और साइन करने के बाद जैसे ही जिस भी हाउस ने उसको इनिशिएट करना है उसमें साइन कर दिया गया 1/4 मेंबर्स के द्वारा, उसके बाद 14 दिन का नोटिस जो है हमारे प्रेसिडेंट को दिया जाता है, सो दैट उन्हें पता चल सके कि भाई पार्लियामेंट में इस तरीके से उनको इम्पीचमेंट मोशन को चलाया जा रहा है। ठीक है, सो दैट वो अपने जब भी इंक्वायरी बैठेगी तो जिस तरह से उन्हें अपने आप को डिफेंड करना है वो सारे पॉइंट्स वो रेडी रखें। ठीक है, आफ्टर द इम्पीचमेंट मोशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3
ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएट करने के लिए 1/4 मेंबर चाहिए। देन उस पर्टिकुलर हाउस से, जिस भी हाउस ने उसे स्टार्ट किया है वहाँ से उसे पास करवाने के लिए कम से कम 2/3 टोटल मेंबरशिप जो इस हाउस की उतनी उससे वो पास होना ज़रूरी है। जैसे वो पास हो जाएगा तो उसको फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, और जो भी दूसरा हाउस होगा, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, वो पहले उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई अगर मान लेते हैं लोकसभा ने उसे इनिशिएट किया, तो लोकसभा ने जिन जिन बेसिस के ऊपर चार्ज लगाए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं राज्यसभा का हक बनता है कि उन चार्जेस को एक बार रिव्यू करना कि भाई वो चार्जेस सही है नहीं, क्या सच में प्रेसिडेंट से कोई गलती हुई है नहीं। तो इसलिए दूसरा हाउस जो है तभी साइन करेगा जब एक बार वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर लेगा, पता कर लेगा कि वो चार्जेस सही लगाए गए हैं नहीं। और जैसे ही उन्हें लगता है कि वो चार्जेस सही लगाए गए हैं, ठीक है, फिर उस दौरान जो है प्रेसिडेंट से पूछा जाता है। और यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये राइट बनता है कि वो उस दौरान जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो वो अपीयर रह सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को सुन सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उनके खिलाफ बोली जा रही हैं। इफ़ दी अदर हाउस, जो दूसरा हाउस था, उसको लगता है कि जो चार्जेस है वो सही है इम्पीचमेंट मोशन के, तो वो पर्टिकुलर हाउस भी अपने यहाँ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर देगा रेजोल्यूशन को। और जैसे ही दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर दिए जाएंगे अपने ऑफिस से। जिस भी दिन वो रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन से प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इम्पीचमेंट होता है वो एक तरह का क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहला कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, वो इम्पीचमेंट के दौरान प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा रहा है, जो दोनों हाउसेस है लोकसभा राज्यसभा, तो इनके इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। तो इनके द्वारा जो है इसको मोशन को पास करवाया जाएगा, ठीक है। तो यानी इम्पीचमेंट के टाइम पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्ट लेते हैं। जब बट हमने बात की थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उस इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। पर जबकि हमें देखने को मिला था कि जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करवाते हैं, बट इम्पीचमेंट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता। एंड देन आप लास्ट में लिख सकते हो कि नो इम्पीचमेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच, ठीक है। तो कोई भी नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बी इम्पीच, यानी कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ है, जब से हमारे इलेक्शंस हुए हैं, तब से आपको कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं जो भी प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में बैठते हैं तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो करते हैं और अपना जो भी उनको ओथ देते हैं उस हिसाब से वो काम भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनको रिमूव किया जाता है इनके बेसिकली ऑफिस से। यानी फॉर्मल इम्पीचमेंट जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट के लिए, नॉर्मल रिमूवल के थ्रू उनको रिमूव किया जा सकता है। और जो भी रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास करना होगा वो बेसिकली कैसे पास किया जाएगा, मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एंड उसको एग्री किया करवाना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेजोल्यूशन जो है बेसिकली वो पास होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी में, ठीक है। तो ये आपको वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सी मेजॉरिटी यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो वहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स को इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और अगर आपको अच्छे समझना है तो आप अमेंडमेंट वाले चैप्टर में जो भी हमने डिफरेंट बेसिकली मेजॉरिटी को डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन लाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा और उसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करवाना है, एंड उसके बाद लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में आपको सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करवाना ज़रूरी है, ठीक है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करें तो वो एक तरह का स्पेशल मेजॉरिटी का टाइप ही होता है, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन है जैसे कि हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको आप कह सकते हो रेजोल्यूशन मस्ट बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस। और जब तक 14 दिन का एडवांस नोटिस जो है वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दिया जा सकता, अगर नहीं दिया तब तक आप उस मोशन को बेसिकली पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 14 दिन का एडवांस नोटिस जो है वाइस प्रेसिडेंट को देना, उसके बाद आप इस रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हो, अपने हाउस से पास करवा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बात याद रखनी है कि कोई भी ग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उनका रिमूवल किया जाएगा, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भले ही उनका 5 साल का टर्म पूरा हो गया हो, बट अगर उनका सक्सेसर अभी तक नहीं आया है, न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक वो अपने ऑफिस में अपना मतलब जो भी उनका ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कंपैरिजन दोनों के बीच में देख लिया कि किस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसेस डिफरेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बोला गया है क्या मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो पावर्स है इंडिया और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की।
तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, भले ही इनका बेसिकली नाम एकदम सेम हो, वाइस प्रेसिडेंट, बट उस नाम के अलावा आपको यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो जब इलेक्ट होते हैं तो उनका इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट होता है। किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है वो हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखा था। ठीक है, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन होती है, सीक्रेट बैलेट किया जाता है। ठीक है, यानी प्रेफरेंस के हिसाब से आप उनको वोट देते हो, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बट आपको अगर हम कंपेयर करें यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो वहाँ पे जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट होता है, कि जब प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, जब उनका इलेक्शन होता है तो वो अपने इलेक्शन के दौरान जो है वाइस प्रेसिडेंट का नेम अनाउंस करते हैं, और प्रेसिडेंट के साथ साथ फिर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी फिर इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आप लोग जो चुनते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर प्रेसिडेंट बेसिकली उसका ऑफिस वैकेंट है, तो उस केस में जो हमारे इंडियन के वाइस प्रेसिडेंट है वो उस ऑफिस को मतलब तब तक बेसिकली वहाँ की ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट की, जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। इन केस हमारे जो प्रेसिडेंट है उस समय एब्सेंट है, या फिर कोई बीमार वगैरह है, या फिर किसी ट्रिप वगैरह में गए हैं, तो उस पीरियड में भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट की तरह बैठ के काम कर सकते हैं। बट जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, या फिर जो पुराने प्रेसिडेंट है वो छुट्टी से वापस नहीं आ जाते, तब तक वो उस फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और जब वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर जो भी ड्यूटीज़ करेंगे, तो उन्हें जो भी सैलरीज मिलती है, जो भी पावर्स मिलती है, वो सेम रहेगी। ठीक है, पर जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें वो उनकी जो ड्यूटीज़ थे एज अ प्रेसिडेंट वो उनसे बेसिकली छीन ली जाएगी। देन उसके बाद उनका जो मेन फंक्शन है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह काम करना, वही वो करते रहेंगे। बट यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट है, उस केस में अगर मान लो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वैकेंट होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, और फिर वो एक बार प्रेसिडेंट की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे तो तब तक करते रहेंगे जब तक उनका जो भी टेन्योर था प्रेसिडेंट का वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, यानी वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है उनका 4 ईयर टर्म होता है यूएसए में। तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट जो पहला साल था वहाँ पे ही मान लें वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा फिर जो भी बचे हुए रिमेनिंग 3 ईयर्स है वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करता रहेगा। यानी कि वहाँ पे न्यू इलेक्शन नहीं किया जा सकता जब तक टर्म पूरा ना हो जाए। ठीक है, बट हमारे यहाँ न्यू इलेक्शन होता है, और न्यू इलेक्शन के बाद जब प्रेसिडेंट आते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को उनको जो भी प्रेसिडेंट की कुर्सी थी वो छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है उसको जो बहुत से स्कॉलर्स है कहते हैं कि एक सुपर फ्लोस हाइनेस है, एंड इसको बेसिकली इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को, जो कि इंडियन स्टेट में पॉलिटिकल कंटिन्यूटी उसको मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज़ कुछ ऐसे खास फंक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट को देने गए हैं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जब भी इलेक्ट होकर आते हैं तो उनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट के कोई फंक्शंस नहीं करने, उनको एज अ चेयरमैन की तरह काम करना राज्यसभा का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पॉइंट्स होंगे डिफरेंस में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।